जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। मेरे साथ है मेरी को होस्ट वृंदा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे। वो क्या है वृंदा बताएंगे। वृंदा जी, किस पे बात करेंगे आज हम? हाँ जी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इवन मैं भी ये चीज़ जानना चाहूँगी। हम्म, जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में हम्म, एक सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है, राइट? हम्म, अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं बताऊँ तो 14.2 करोड़ शेयर्स लाने वाला है। तो उस हम्म, पे आपके क्या थॉट्स हैं? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? हम्म, कौन-सा आईपीओ है कि कौन-सी कंपनी का आईपीओ है? सारी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगी। राइट, बिल्कुल ठीक बोला आपने। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ ये होने वाला है। नाम है हुंडई, हुंडई मोटर्स। राइट, 27,000 करोड़ रुपए हुंडई मोटर्स इस आईपीओ के थ्रू आपकी और हमारी जेब से निकलवाना चाहती है। एंड इससे पहले मैं आपको एक डेटा बता दूं कि इससे पहले जो आईपीओ आया था वो एलआईसी का था, जिसने 21,000 करोड़ रुपए रेज किए थे। और पेटीएम का आईपीओ था जिसमें 18,800 करोड़ रुपए जो है वो रेज किए गए थे। और अब ये आ रहा है द बिग डैडी ऑफ ऑल द आईपीओज, एंड दैट इज फॉर 27,000 करोड़ रुपीज़। राइट, तो बहुत 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 बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसका जो प्राइस बैंड तय किया गया है वृंदा, वो है 1865 से 1960 के बीच में। राइट, एंड अब इसमें काफ़ी लोग जो है इंटरेस्ट इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हुंडई एक अच्छी जगह जो है वो बना चुका है। हमारे इंडियन मार्केट्स की अगर बात करूं तो आपको शायद हर दूसरी गाड़ी हुंडई की दिखी जाएगी। और क्रेटा तो पता नहीं ऐसे हो गई है जैसे स्टेपल कार हो गई है इंडिया की। जिसको भी गाड़ी लेनी होती है, थोड़ा लग्जरी की तरफ जाता है तो आई थिंक क्रेटा सबसे पहली गाड़ी होती है। फिर उसके बाद वो डिपर मार के और हॉर्न मार के जो है वो सबको परेशान करता रहता है। खैर, तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़बरदस्त जो है इनकी सेल्स हैं, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इंडिया में नंबर 2 पोजीशन रखते हैं मार्केट शेयर, एज फार एज मार्केट शेयर इज़ कंसर्न। पैसेंजर कार्स की मैं बात कर रहा हूँ। एंड मैं अगर अपनी याद बताऊँ वृंदा, सबसे पहले इस हुंडई कंपनी के साथ, तो मैं सरिता विहार में रहा करता था। और हमारा जो स्कूल का स्टैंड था जहाँ पे हमारी स्कूल की बस आया करती थी, वहीं से बिल्कुल पास में एक घर दिखता था। और वहाँ पे एक अंकल ने लाल रंग की सैंट्रो खरीदी थी। और मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, रेड कलर की सैंट्रो। एंड ऐसा लगता था कि यार ये कहाँ अचानक से एकदम से मारुति 800 और उस ज़माने में सैंट्रो जैसी एक एक स्मार्ट लुकिंग कार आने दिख जाए आपको, तो आपका बड़ा जो है वो मन करता है कि यार हमें भी ये गाड़ी खरीदनी है। और बड़े अट्रैक्ट होते हो आप उसके प्रति। तो मेरी पहली याद जो है वो हुंडई की यही है। खैर, वापस हम लोग आते हैं आईपीओ पे। तो मैं आपको ये बता रहा था वृंदा कि इसका जो प्राइस बैंड है वो अप्रॉक्सीमेटली 1865 से 1960 पर शेयर के आसपास में जो है वो डाला गया है। राइट, अब मन में बहुत सारे सवाल हैं इस आईपीओ को लेके। सबसे पहला सवाल यही है कि अप्लाई करें ना करें, कौन करें, क्या करें। तो यही सारी बातें अब हम इस वीडियो में जो है डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो आपने जैसे बताया कि हुंडई जो है सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर है इंडिया में, हम्म, राइट? बट और क्या कारण है जिसकी वजह से इतना ज्यादा क्रेज है इस आईपीओ हम्म। का? और ये कारण है कि हिंदुस्तानी जो है ना, इंक्लूडिंग अस, वी आर क्रेजी फॉर आईपीओज। हमें आईपीओ का नाम सुन के ऐसा लगता है आहा लिस्टिंग गेन्स, चाहे कुछ ना होना हो उसमें, चाहे ज़्यादा आईपीओज में नुकसान होता हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आईपीओ का नाम सुन के जो है ना, वो हम जाकिर खान मोड में आ जाते हैं कि वैसे मैं बहुत सख्त हूँ लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। और भाई साहब, हम लोगों को आईपीओ में अप्लाई करने में अलग मज़ा आता है। और उससे ज़्यादा मज़ा आता है ये देखने में कि हमें आईपीओ अलॉट हुआ या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें करने में बड़ा क्रेज़ है हमारे अंदर एक। और उसी के चक्कर में जो है हुंडई जैसी कंपनी जब आईपीओ लाती है, चाहे वो बिल्कुल काम का ना हो या हो, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन फिर भी आईपीओ का क्रेज़ जो है वो हम सबके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मैं आईपीओ को लेकर भी अपनी बात बता दूं। आजकल आजकल मतलब जब से मैंने इन्वेस्टिंग को बहुत अच्छे से सीखना शुरू किया है, तब से मैंने कोई आईपीओ अप्लाई नहीं किया। लेकिन जब मैं एज अ स्टूडेंट था, राइट, शायद जब मैं कॉलेज में था या शायद मैं 12th क्लास के आसपास रहा हूँगा, तब डीएलएफ का आईपीओ आया था। मैं आपको एक्जैक्टली चेक करके बताता हूँ डीएलएफ आईपीओ डेट थी क्या। डीएलएफ आईपीओ डेट तो मैं बता पाऊंगा मैं उस समय क्या कर रहा था। राइट, तो मैंने डीएलएफ के आईपीओ में अप्लाई किया था, मुझे मिले भी था हाँ, जून 11 2007। तो 2007 वो ईयर है जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही थी। यस, तो मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर था ये 2007। हाँ, और तब मैंने भाई डीएलएफ का आईपीओ जो है अप्लाई किया था और मुझे मिला भी था। तो वो क्रेज़ मैं समझ सकता हूँ कि आईपीओ का क्रेज़ जो है इंडियंस को अलग ही, मतलब अलग ही मज़े आते हैं आईपीओज अप्लाई करने में। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रही थी, अगर हम हुंडई एज अ कंपनी देखें तो वो साउथ हम्म, कोरिया की है, हम्म, बट वो इंडिया में अपना आईपीओ क्यों लाना चाह रही है? और उसी के कॉम्पिटिटर्स देखें हम, हम्म, हम्म, फॉर एग्जाम्पल होंडा ले लो आप, टोयोटा ले लो आप। हम्म, सो ये लोग तो नहीं ला रहे आईपीओ, बट हम्म, हुंडई क्यों लाना चाह रही है? आपको हम्म, क्या लगता है इसके पीछे कारण? हम्म, हम्म। तो
देखो यार, एक तो ना अगेन मार्केट शेयर देखो, तो मारुति सुजुकी के बाद आई थिंक सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर हुंडई का है, जैसे हमने डिस्कस किया। और दूसरा कहीं ना कहीं अब आप अगर फील करोगे तो इंडिया अब तैयार है पैसे खर्च करने के लिए, कर भी रहा है, और ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए वो गाड़ियों पे तैयार है। मैं आपको जस्ट एक फैक्ट बताता हूँ कि अभी गाड़ियों के आप प्राइजेस देखो, किया कार्निवल नाम से गाड़ी आती है, राइट। अभी वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 63 लाख की उन्होंने लॉन्च करी है यहाँ पे। उससे पहले शायद वो उसका टॉप मॉडल जो है वो 30-40 लाख में आ जाता था। अब वो 63 लाख का लॉन्च हुआ है और 2000 गाड़ियाँ बुक हो चुकी हैं। 2000 गाड़ियाँ 63 लाख के रेट पे जो है बुक हो चुकी है, राइट। और किया भी हुंडई से रिलेटेड ही है। खैर, तो येस, हुंडई एक साउथ कोरियन ब्रांड है, एक साउथ कोरियन कंपनी है, और वो इंडिया में ज़रूर इसलिए आना चाह रही है क्योंकि उसे लगता है कि भाई अब इंडिया जो है वो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन पे है जहाँ से और गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, पैसेंजर व्हीकल्स और खरीदे जाएंगे, और बहुत सारे लोग जो है गाड़ियों पे अपना खर्चा बढ़ाएंगे, और हुंडई चाहता है कि भाई उसमें जो है वो एक अच्छा खासा रोल निभा सके। और देखो, ये तो हो गई थोड़ी मोटिवेशनल बात है कि भाई अब वो अपना इंडिया में जो एक ब्रांड और अच्छा स्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपनी एक परमानेंट काइंड ऑफ जो है वो एंटिटी यहाँ पे इंडिया में बनाना चाहते हैं। लेकिन अंदर की बात मैं आपको एक और बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ एक ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या है कि इस आईपीओ से एक भी रुपया जो है वो हुंडई अपने किसी प्लांट एंड मशीनरी या कोई अपनी फैक्ट्री वगैरह की एक्सपेंशन के लिए उसको यूज़ नहीं करने वाला है। ये सारा का सारा पैसा जाएगा हुंडई की पेरेंट कंपनी जो है, अभी हुंडई इंडिया जो है वो 100% सब्सिडी है हुंडई साउथ कोरिया की, और ये सारा का सारा पैसा जो है वो हुंडई साउथ कोरिया की पॉकेट में जाने वाला है A to Z। एक भी रुपया ये किसी तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह के लिए यूज़ नहीं करने वाले हैं, राइट। तो ये एक भाई रेड फ्लैग भी है आपके लिए कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत एक्चुअली में एज सच एक्सपेंशन के लिए नहीं है, बट आप समझ रहे होंगे कि वो शायद अपने कोई ग्लोबल ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना चाह रही हो या उनको कहीं और फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ से एक तरीके से इंडियन मार्केट को टैप करने जा रही है कि लो भाई, आप हमारी कंपनी का कुछ हिस्सा रख लो और हमें जो है वो 27,000 करोड़ रुपए दे दो। और कुछ हिस्सा की जब बात चली वृंदा, तो लगभग 17.5%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक बार अपने चेक भी कर लेता हूँ, मैं इसके बारे में नोट्स बना रहा था, यस। तो 17.5% जो है इंडियन यूनिट का दिया जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को 27,000 करोड़ रुपए का। और यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इसका अगर आप पी रेशियो निकालेंगे, राइट, पी रेशियो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई आपका लगाया हुआ पैसा कितने साल में जो है, कितने समय में जो है वापस आने वाला है, राइट। तो पी रेशियो अगर आप निकालेंगे तो ये इस समय इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 26-27 के पी पे हुंडई इंडिया का जो आईपीओ है, यानी कि जो वैल्यूएशन है वो 26-27 के पी पे आपको मिलने वाली है। और जो पेरेंट कंपनी है, यानी कि जो साउथ कोरिया की कंपनी है, उसका पी 5-6 के आसपास चल रहा है, राइट। एंड इन कॉन्ट्रास्ट आप अगर इसे इंडियन ब्रांड्स के साथ कंपेयर करते हैं तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मारुति शायद ऐसे ही होगा, 25-26 के पी पे है। टाटा मोटर्स जो है वो शायद 10-11 के पी पे आपको मिल रहा होगा। एंड महिंद्रा का मैंने चेक नहीं किया था। सो ये कुछ मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि ये पैसा क्यों ले रहे हैं और उस पैसे का ये क्या करने वाले हैं, और साथ साथ में ये पैसा बहुत हाई वैल्यू पे जो है आपसे ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पे जो है आपसे पैसा ले रहे हैं। और ऐसी गलती मेरे हिसाब से एक लेटेस्ट आईपीओ ने भी करी थी और अभी तक वो उस गलती से उभर नहीं पाया। खैर, वहाँ पे और बहुत सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस भी थे। ये मैं ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूँ कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो आईपीओ कौन सा था जिसने बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पे, वो कंपनी कौन सी जो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पे अपना आईपीओ लेके आई और आज तक रिटेल इन्वेस्टर्स उसके आईपीओ वाले शेयर्स के अंदर फंसे हुए हैं। ये कमेंट बॉक्स में बताना है ऑडियंस ने हमारी। जैसे कि आपने बोला कि कंपनी बहुत महंगी है, राइट? हम्म। तो आपको क्या लगता है कि कुछ ग्रोथ को लेके कुछ आपके थॉट्स हैं कि कहीं ना कहीं आपको रेड फ्लैग ग्रोथ में लग रहा है? नहीं नहीं, देखो, रेड फ्लैग ग्रोथ में बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक लेमैन की भाषा में बोलूँ तो हुंडई वो कंपनी है जो आपको सस्ते प्राइस में BMW और मर्सिडीज़ जैसे फीचर्स दे देती है। येस, सेफ्टी कंसर्न्स हैं, वो जो स्टार रेटिंग्स होती हैं 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, उसमें हमेशा से हुंडई के ऊपर सेफ्टी कंसर्न्स उठाते रहे हम लोग। हुंडई की जो सिस्टर कंसर्न है किया, उसके ऊपर भी हम लोग जो है क्वेश्चंस उठाते रहे हैं। हमने बहुत वायरल फोटोज़ और वीडियोज़ देखे हुंडई और किया की सेफ्टी को लेके, वो कंसर्न्स हैं। बट फिर भी अगर आप फीचर वाइज कंपेयर करते हो तो जो एस्पिरेशनल हमारा यूथ है, हमारा जो कार वाला हमारा कस्टमर है, उसको हुंडई बहुत अच्छे से जो है वो सेटिस्फाई करती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली हुंडई इस फील्ड में और आगे काम करती रहेगी और टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत अच्छी है। एज फार एज आई कैन सी इन द कार्स, जो वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इंजन उनके बहुत रिफाइंड है, एकदम अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ के साथ वो काम कर रहे हैं। कुछ बड़े ब्रांड भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हुंडई टूसॉन है, या फिर किया की बात करूँ कार्निवल है। कुछ बड़े अच्छे ब्रांड्स भी यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी वो टैप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रीमियम गाड़ियों के साथ। तो मुझे लगता है ग्रोथ में कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है।
पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री अभी काफ़ी अच्छे मुझे लगता है ग्रो करेगी आगे भी। बट सवाल सिर्फ इतना सा ही है कि ये पैसा जो आप ले रहे हैं ये सारा का सारा पैसा साउथ कोरिया में जा रहा है एक तरीके से। ये एज सच हुंडई मोटर इंडिया की जेब में नहीं आ रहा है। वो बात अलग है, हुंडई मोटर इंडिया की ग्रोथ होगी, मतलब मेरे को ग्रोथ को लेकर कोई शक नहीं है, उनके पास अच्छे कैश रिजर्व्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो एज अ कंपनी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो, बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। प्रॉब्लम लगता है कि पैसा आप लेके अपने पास ले जा रहे हो। दूसरी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि आप बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पे जो है अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। सो अब मेरे को आपसे ये पूछना है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? जैसे कि अब ये आईपीओ आ रहा है, इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या लिस्टिंग गेन्स के लिए भी करना चाहिए या नहीं? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखो, मैं एक बात बोल दूं कि जैसे मैंने बताया पहले मैं आईपीओ में बहुत इंटरेस्ट रखता था जब मैं बहुत यंग था, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, यानी मैं 21 साल का था, राइट। अब मैं हो गया हूँ 38 ईयर्स का और आईपीओ पे मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे अपने अलग लॉजिक्स हैं, मेरे अपने अलग थॉट प्रोसेस है। बट लिस्टिंग गेन्स शायद मेरे लिए बहुत मैटर ना करते हों, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए लिस्टिंग गेन्स 1000, 2000, 10,000, 15,000 के लिस्टिंग गेन्स बहुत ज़्यादा मैटर कर सकते हैं। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, तो लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसका ना एक जो पैरामीटर है वो बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करो। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये आईपीओ से रिलेटेड एक छोटा सा टर्म है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये आपको बताता है कि जो आईपीओ के शेयर्स हैं वो अनऑफिशियली कितने रुपए में जो है वो आप लोगों को मिल रहे हैं, यानी कि जो कंपनी का आईपीओ आने वाला है उसके जो शेयर्स हैं अनऑफिशियली वो कितने रुपए में जो है वो मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनियों का आईपीओ प्राइस जो है 100 रुपए का है और इन्वेस्टर उसके लिए 120 रुपए पे करने के लिए तैयार हैं अनऑफिशियली, तो 20 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो चल रहा है, राइट। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के लोग बाग ये डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें लिस्टिंग गेन होंगे या नहीं होंगे, राइट। तो अभी अगर मैं आपको हुंडई की हालात बताऊं तो हुंडई का ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, राइट। एंड कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि 5-6% के आसपास जो है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है इस समय मिल रहा है हुंडई के इस आईपीओ को। खासकर जब से इन्होंने, मैंने बोला ना, प्राइस बैंड इन्होंने अनाउंस किया। प्राइस बैंड, इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है, ये मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, अपने मन की बात बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ इसमें मुझे कहीं कोट ना करे भाई। आई बिलीव कि इंडियंस को वो वाले शेयर्स ज़्यादा पसंद आते हैं आईपीओ में जिनका प्राइस बैंड ना छोटा होता है। पता नहीं ऐसा क्यों, ये मेरा एक बेसिक फीलिंग है। अब यहाँ पे इन्होंने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है, मुझे सच बताऊँ तो मैं उस कंपनी का नाम ले ही देता हूँ, मुझे पेटीएम की याद आ गई। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, पेटीएम और हुंडई के ऑपरेशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। और पेटीएम के साथ रेगुलेटरी इशूज़ भी बहुत सारे हुए थे। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अभी चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा 145 पर शेयर के आसपास जो है वो चल रहा होगा, शायद उससे भी कम चल रहा होगा। एंड इसके चलते ही ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसके चलते मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन्स नहीं होंगे। अब प्लीज़ मेरी बात को समझ लीजिए, हम सब जो ये बात कर रहे हैं ये इफ्स एंड बट्स से भरी हुई है। ये कोई कमिटमेंट नहीं है आप गेन होगा नहीं होगा। ऐसा अभी जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, जो देख पा रहा हूँ, जो न्यूज़ देख पा रहा हूँ, उसके बेसिस में मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आईपीओ वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आईपीओ से दूर रहता हूँ। मैं उसका लॉजिक भी एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो लिस्टिंग गेन्स का अमाउंट होने वाला है इसका मेरी नेटवर्थ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। और मैं सच बताऊँ तो भाई, मैं जिस तरह की इन्वेस्टिंग करता हूँ, आई कैन वेट कि ये अपना आईपीओ ले आएँ, उसके बाद कोई इवेंट हो, इस शेयर की बहुत पिटाई हो, बहुत पिटाई हो, बहुत पिटाई हो, और अगर मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स पसंद होंगे तो मैं उसको फिर उस पिटाई वाले सीजन में जाके अच्छे अमाउंट पे, अच्छी क्वांटिटी में बाय करके रख लूँ, राइट। मैं उस तरह का इन्वेस्टर हूँ। तो मेरे लिए आईपीओ मैंने अप्लाई करना नहीं है, बट मुझे पर्टिकुलरली हुंडई पे लगता है कि कोई एज सच ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं आ रहा है बहुत अच्छा, और लिस्टिंग गेन्स भी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। 3 सो हुंडई की जो साउथ कोरिया वाली कंपनी है, उसकी वैल्यूएशन क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या वैल्यू होगी उसकी? यही वो एक कारण है जिसकी वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम की जो है वो भाई हालत ख़राब चल रही है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हुंडई की साउथ कोरिया वाली कंपनी की वैल्यू जो है वो इस समय मैं चेक कर रहा था, जब मैं रिसर्च कर रहा था, $45 बिलियन के आसपास की है। और इंडियन जो हमारा हुंडई मोटर है वो 19 बिलियन की वैल्यू पे, 19 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे जो है वो आईपीओ लेके आ रहे हैं। नाउ इसको देखने का एक तरीका समझिए कि 45 और 19, तो अगर मैं 19 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 42% जो है इंडियन हुंडई रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ कोरिया का, राइट, 42%। लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि जो अगर मैं बात करूं कि इंडिया का जो हुंडई आर्म है या हुंडई कंपनी है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में, तो वो
हुंडई के अगर ग्लोबल रेवेन्यू की बात करूं सिर्फ 6 से 7% कंट्रीब्यूट करता है, राइट, 6 से 7%। लेकिन वैल्यूएशन अगर देखें तो 42% ऑफ द वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और ये एक रेड फ्लैग, एक और रेड फ्लैग है कि यहाँ से साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है बहुत महंगे दामों पे शेयर्स को जो है लॉन्च किया जा रहा है। मैं इसके पीछे आपको एक और थॉट देता हूँ वृंदा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको समझना चाहिए। अगेन ये मेरा थीसिस हो सकता है भाई मैं बिल्कुल गलत हूँ। आईपीओ कब आते हैं? वैसे तो इसका ज्ञान क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ की बुक के अंदर है। क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ की बुक है जहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी को डिसाइड करना होता है कि वो इक्विटी से काम चलाए या डेट से काम चलाए, राइट। और इक्विटी कब आती है? जब मार्केट में बूम चल रहा होता है, जब बुल रन चल रहे होते हैं। जब बेयर मार्केट होती है तो कोई भी आईपीओ नहीं आता। और इवन मैंने ऐसे हालात देखे हैं बेयर मार्केट के अंदर आईपीओज वापस खींच लिए जाते हैं, क्योंकि लोगों के मन में उस समय नेगेटिविटी भरी होती है। और इस समय लोगों के मन में हर्ष और उल्लास भरा हुआ है कि भाई मार्केट तो ऊपर ही जाती है, ओहो हो 26,200 तो छू ही लिया है, बस अब वो दिन दूर नहीं कि जब निफ्टी 50,000 भी हो जाएगा, राइट। तो उसका फ़ायदा उठाती हैं ये कंपनीज ऐसे टाइम पे जब मार्केट में पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, हर्ष और उल्लास की लहर है। उस समय ऐसे आईपीओज लाए जाते हैं और बहुत महंगे प्राइस पे रिटेल इन्वेस्टर्स को चिपकाए जाते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, अगेन ये मेरी, जैसे बोलते हैं ना हमारे सुपरस्टिशियस हमारे थॉट होते हैं कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई तो नहीं जाना। तो मेरा क्या सुपरस्टिशियस है मैं आपको बता दूं। अगेन मैं मॉर्गन हाउसल को कोट करूंगा, नो वन इज क्रेजी, एवरीवन लर्न्स फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। जब भी कोई ऐसा बड़ा एकदम भयंकर आईपीओ आता है ना, मुझे ऐसा लगता है मार्केट गिर जाएगी उसके बाद, पता नहीं क्यों। और मैं आपको बताऊं उसका पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है। मैंने अपने होशोवास में जो पहला मार्केट का क्रैश देखा था 2008 में, वो क्रैश मैंने ऐसे ही, शायद रिलायंस कंपनी का कोई आईपीओ आया था बहुत बड़ा, आर पावर था मेरे ख्याल से। मैं आपको एग्जैक्टली चेक करके बताता हूँ कि आर पावर की डेट क्या थी। रिलायंस पावर आईपीओ डेट, राइट, 11 फरवरी 2008, बिल्कुल सही, 11 फरवरी 2008, राइट। तो मैंने देखा कि भाई वो आईपीओ आया और यहाँ मार्केट एकदम गंदे तरीके से क्रैश है, राइट। पहले कुछ और सिस्टम होता था कि काफ़ी टाइम लगता था आईपीओ में, आप एप्लीकेशन देते थे और बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो पता नहीं मेरे माइंड में बैठा हुआ है कि आईपीओज हमेशा बुल मार्केट में आते हैं जब मार्केट टॉप पे होती हैं। और उस समय आप सोचो जनवरी 2008 में, दिसंबर 2007 में आप किसी से भी बात करेंगे तो वो आपको यही बोलेगा कि भाई वो मदर ऑफ ऑल बुल रन थी जो 2004 से 2007 के एंड तक आया, राइट। एंड उस समय कंपनी जैसे आईपीओ लेके आ रही थी, आपने देखा ना कि डीएलएफ का आईपीओ भी 2007 में आया हुआ है, यूनिटेक वगैरह के आईपीओस भी आए थे उस टाइम पे। और मैं आपको रिलायंस पावर का भी आईपीओ बता रहा हूँ, एकदम धूम मची हुई थी। और उसके बाद मार्केट गिरी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो मेरे कहीं जहन में बैठ गया है कि भाई ये इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है, ये मार्केट ना गिरा दे कहीं, क्योंकि एकदम लिक्विडिटी खींच लेते हैं इस तरह के आईपीओस। बट अगेन डोंट कोट मी ऑन दिस, ये मेरे वो काले जादू वाले जो होते हैं ना, टोटके वाले, ये मेरा टोटके वाला बिलीफ है। बट मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस्ड है। एज सच इंडियन हुंडई जो है, अगर हुंडई इंडिया की बात करूं तो 6-7% का कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू की तरफ। लेकिन अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 42% का वैल्यूएशन रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। मार्केट में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है इस आईपीओ के थ्रू। और फिर से बहुत महंगे शेयर्स जो है वो लोगों को बेचने की कोशिश की जा रही है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की जगह पर कहीं ग्रे मार्केट डिस्काउंट ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें, राइट। एंड देखिए मैं फिर से बोलूँगा, मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सबको, एक बल्कि रिसर्च होना चाहिए जिसमें ये पता लगाया जाए कि लास्ट 100 आईपीओज में से कितने आईपीओज में इन्वेस्टर्स कमा पाए हैं। बल्कि मैं तो ये टास्क देता हूँ, अगर कोई वेबसाइट पे पता चल पाए तो लास्ट 100 आईपीओज में से कितने आईपीओज पे इन्वेस्टर्स जो है कमा पाए हैं। आई फील ये बहुत अच्छा नंबर नहीं होगा। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स लूज़ करते हैं एंड वो इस बात को समझते नहीं हैं। मैं तो अपने जो इन्वेस्टर दोस्त हैं उनसे ही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ ये आईपीओ और म्यूचुअल फंड में एनएफओ इनके चक्कर में ना पड़े। शांतिपूर्वक तरीके से आपके पास दुनिया जहान की बढ़िया बढ़िया कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करें। लिस्टिंग गेन्स कभी होते हैं तो धमाकेदार होते हैं, लेकिन कभी कभी आप फंस भी जाते हैं, बहुत बुरे फंस जाते हैं, राइट। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। एंड बाकी अब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि और कोई कुछ ज़्यादा जानना चाहता है तो RHP होता ही है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता ही है, उसको डिटेल में पढ़ें। आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भी जानने को मिलेगा कि कैसे हुंडई कम सेल्स के बाद भी प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं देखूं तो वो मारुति से ज़्यादा बना रही है, वो आपको जानने को ज़रूर मिलेगा। और उसके पीछे का कारण वही है, क्रेटा बेची जा रही है भाई साहब दब के हम सबको, है ना।
राइट। जाने से पहले वृंदा मैं क्विकली कुछ डेट्स बता देता हूँ। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 15 अक्टूबर को, क्लोज हो रहा है 17 अक्टूबर को, और लिस्टिंग हो रही है 22 अक्टूबर को। तो ऑल दी बेस्ट जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं भाई आईपीओज में, जो लोग भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, राइट। और बाकी डिटेल्स या सब कुछ आपका जो लॉट साइज़ वगैरह वो आपको पता होता है कि मिनिमम लॉट साइज़ जो है वो बेसिकली 7 शेयर का है, और 13,720 रुपये जो है आप लोग लगा सकते हैं, राइट। तो ये सब बातें आप लोग कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि आईपीओ का पर्पस क्या है। क्या ये एक्सपेंशन के लिए पैसा यूज़ होना है, या जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनकी जेब में जाना है। साथ में याद रखिएगा कि क्या कंपनी जो है बहुत ज़्यादा लालच में आके आप लोगों को कुछ बहुत महंगा तो नहीं चिपका रही, जो प्राइमा फेसी मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर आप साउथ कोरियन हुंडई का पी रेशियो देखें और इंडियन हुंडई का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रेवेन्यू देखें, और इंडियन हुंडई यानी हुंडई इंडिया का आप अगर वैल्यूएशन देखें ओवरऑल साउथ कोरिया की जो मतलब जो बेसिक कंपनी जो इनकी मेन कंपनी उसके कंपैरिजन में अगर उसका वैल्यूएशन देखें, तो ये सारी चीज़ें मुझे एक रेड फ्लैग दिख रही हैं। एंड प्लीज़ सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, बहुत मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है, इसको गवाइए मत, राइट। चलिए जी, विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।